अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दफ्तर का सारा अमला जा चुका था। काम की मसरूफियत की वजह से कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। मैंने घड़ी में टाइम देखा और फजलू चपरासी को बुलाया। माफ़ करना चाचा, मेरी वजह से तुम्हें भी देर तक बैठना पड़ा। चाचा फजलू ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं साहब जी, अगर कभी कभार दफ्तरी काम की वजह से देर तक बैठना भी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मैंने अपने सामने पड़ी फाइलें समेटते हुए कहा, लगता है आज भी पैदल ही घर जाना पड़ेगा। एक तो इस शहर में गाड़ियां जल्दी बंद हो जाती हैं, दूसरा हमारा दफ्तर भी शहर से काफ़ी दूर है। चाचा फजलू ने भी मेरी बात की तायीद करते हुए कहा, इसीलिए तो साहब जी मैं सबको जल्दी जल्दी काम निपटाने का कहता रहता हूँ। वैसे आपके काम की नौयत भी कुछ ऐसी है कि अक्सर आपको देर हो जाती है। उसके बाद हमने दफ्तर बंद किया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है। मुलाजमत के सिलसिले में एक सरकारी इदारे में था। मरी में मेरा नया नया तबादला हुआ था, इसलिए सेटल होने में काफ़ी वक्त लगा। हमारा दफ्तर शहर से काफ़ी दूर जंगल के करीब वाक़ था। हमारे अलावा दफ्तर के दीगर सभी लोग मकामी थे जो शाम को अपने अपने घरों को रवाना हो जाते थे, जबकि मैंने भी शहर से थोड़े फासले पर एक कॉलोनी में किराए का मकान ले रखा था, जहां मेरे अलावा तौफीक और अदनान भी मेरे रूममेट थे। हम तीनों परदेसी थे मगर आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मेरे दोनों रूममेट भी मुलाजमत करते थे, लेकिन वो जल्दी दफ्तरों से वापस आ जाते थे। उनके दफ्तर शहर में वाक़ थे, जबकि मेरा दफ्तर शहर से काफ़ी दूर था। इसलिए मैं सुबह सवेरे नमाज फजर से फारिग होकर दफ्तर के लिए निकलता था। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फ़ोन इतना आम नहीं हुआ था। मैं शहर से एक बस पकड़ता था और शहर से दूर एक स्टॉप पर उतरता था। यहाँ मैं बताता चलूँ कि इन दिनों मरी में इतनी सड़कें नहीं थी जितनी आज हैं। बस एक मरकज़ी रोड जो माल रोड से होता हुआ शहर के गिरदोनवाह तक फैला हुआ था। मैं बस स्टॉप पर उतरकर पैदल दफ्तर जाता था, जिसका फासला तकरीबन 5 किलोमीटर था। रास्ते में ऊंची नीची पहाड़ियों पर घना जंगल था और कच्ची पक्की पगडंडियों से होते हुए हम लोग दफ्तर पहुंचते थे। हमारे दफ्तर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक थी। जंगल काफ़ी घना और ख़तरनाक था। वैसे तो मरी के जंगलों में गीदड़, बंदर, जंगली बिल्लियां, खरगोश वगैरह जैसे छोटे जंगली जानवर पाए जाते हैं। मेरे रूममेट तौफीक और अदनान हर वक्त खौफनाक मूवीज़ देखते रहते थे और वो डरावने नावल भी पढ़ते रहते थे, जबकि मुझे उन चीज़ों से सख्त चिढ़ थी। आज हफ्ते का दिन था और हम तीनों शाम को फारिग बैठे हुए थे, तो अदनान ने कहा, दोस्तों क्यों ना कल घूमने का प्रोग्राम बनाया जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं कहीं घूमने नहीं गए। अदनान की तजवीज़ पर तौफीक भी बोल पड़ा, क्या अच्छा आइडिया है, वैसे भी कल की छुट्टी है। वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने भी उनसे कह दिया कि एक शर्त पर मेरी मंजूरी मिल सकती है। वो दोनों यकज़बान होकर बोले, भाई अब कौन सी शर्त? मैंने कहा, शर्त यह है कि आज आप लोग डरावनी फिल्में नहीं देखोगे और मुझे खबरें देखने दोगे। क्या? उन दोनों का मुंह खुले का खुला रह गया। आखिर उन्होंने हार मान ली। उन दिनों सिर्फ बड़े शहरों में केबल हुआ करता था, जबकि चैनल्स की तादाद भी महदूद होती थी। ठीक 9 बजे हम लोग खाना वगैरह खाकर टीवी के सामने बैठे हुए थे कि अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। आज सुबह मरी के जंगलों में एक शख्स की लाश मिली है, जिसे किसी दरिंदे ने बेदर्दी से मारा है। पर ताज्जुब की बात यह है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसे किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी और मखलूक ने मारा है, क्योंकि पोस्टमार्टम के मुताबिक वो ज़ख्म किसी जंगली जानवर के नहीं हो सकते। मज़ीद पुलिस तहकीकात कर रही है। खबर सुनते ही हम लोग सख्ते में आ गए। यार हो ना हो ये किसी जिन या असेब की कारस्तानी होगी। तौफीक की बात पर मैंने तबसरा करते हुए कहा, यार इसीलिए तो कहता हूँ कि डरावनी फिल्में मत देखा करो। किसी जिन या चुड़ैल ने नहीं बल्कि मेरे ख्याल में उसे किसी इंसान ने दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया होगा, जिसे मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तौफीक ने भी फ़ौरन जवाबी वार किया, यार तुम किस किस्म के आदमी हो? जिनों के बारे में तो कुरान पाक में सूरा जिन मौजूद है, भला इससे ज़्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए? तौफीक थोड़ा जज्बाती हो रहा था। मैंने बड़े प्यार से कहा, दोस्तों कुरान पाक पर मेरा पूरा ईमान है और मैं मानता हूँ कि
जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक है, मगर इसमें डरने की क्या बात है। उनकी अपनी अलग दुनिया है और हमारी अलग। मेरी बात सुनकर वो दोनों खामोश हो गए और फिर हम किसी और मौजू पर बातें करने लगे। सुबह के अखबारात में रात वाली स्टोरी छपी थी। खैर, वो दिन हमने खूब सैर सपाटे में गुजारा। अगले दिन हस्बे मामूल में दफ्तर के लिए निकला। आज फिर मुझे दफ्तर में काम करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। साहब जी, आपको डर नहीं लगता? मैंने फाइलों पर से मुंह ऊपर करते हुए हैरत से कहा। फजलू चाचा, कैसा डर? तो फजलू चाचा ने वजाहत करते हुए कहा, साहब जी, आपको अक्सर देर हो जाती है और घर भी आपका काफ़ी दूर है। मेरा मतलब यह है कि जंगल के बीचों बीच रात में अकेले पैदल घर जाते हुए आपको डर नहीं लगता? चाचा, खुलकर बात करो, ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? और मुझे किस चीज़ से डर लगेगा? मेरे सवाल पर वो गोया हुए। वो साहब जी, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इस जंगल में खौफनाक बदरूह का बसेरा है और काफ़ी लोगों से उसकी बातें बस सुनी हैं, बल्कि कुछ गांव वालों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा भी है। मैं तो बस आपको खबरदार करना चाह रहा था कि आप बड़े मोहतात अंदाज में घर जाया करें। अरे चाचा, आप भी ना, मैंने हंसते हुए टाल दिया। ये सब फर्जी किस्से हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आप मेरी फिक्र ना करें। आज खिलाफे मामूल मुझे जंगल से गुजरते हुए अजीब महसूस हो रहा था। झाड़ियों में से अचानक कोई जंगली जानवर या बंदर नमूदार हो जाता था तो मैं सहम जाता। लगता है मुझ पर भी चाचा फजलू की बातों का असर होने लगा है। मैंने अपने आप को दिलासा दिया और शहर की मरकजी सड़क पर पहुंच गया, जो कि अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। चलते चलते आखिरकार घर पहुंच गया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से चाचा फजलू ने उस बदरू की बात सुनाई थी, उस दिन से दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। मैं रोज़ फजलू चाचा से नए नए सवाल पूछता था। चाचा, वो बदरू अगर वाकई इस जंगल में मौजूद है तो आपको अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? आपको बदरू के बारे में किसने बताया? और आप भी तो अक्सर रात गए घर जाते हो, तो क्या आपको भी डर नहीं लगता? मेरे इतने सारे सवालों पर वो हंसकर कहते, साहब जी, मैं ठहरा एक बूढ़ा गरीब चपरासी। अगर डर के मारे घर बैठ जाऊं तो मेरे बीवी बच्चों का पेट कौन पालेगा? ये सच है कि मैंने तो उसे नहीं देखा, पर मैं अपने तजुर्बे की बिना पर उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ। अब मैं भी एहतियात करने लगा था। वापसी पर टॉर्च और डंडा अपने साथ ज़रूर रखता था, जबकि मगरिब से पहले पहले अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता था ताकि रास्ते में रात न पड़ जाए। एक दिन दफ्तर में काम ज़्यादा आ गया और मुझे काम करते हुए रात हो गई। जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे। मेरे दफ्तर का सारा अमला जा चुका था और आज तो फजलू चाचा को भी छुट्टी दे रखी थी। मैंने अपना काम मुकम्मल किया और अपनी टॉर्च और डंडा लेकर दफ्तर बंद कर दिया। जनवरी का महीना था और बर्फबारी की वजह से सर्दी में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया था। मैंने कोट के साथ साथ गर्म चादर ओढ़ रखी थी। आज जंगली जानवरों और परिंदों का शोर मामूल से कुछ ज़्यादा था। दूर बैठे शाख पर उल्लू की आवाज़ किसी अनजाने खतरे की निशानदेही कर रही थी, जबकि गीदड़ के चिल्लाने की आवाज़ ने तो जंगल की फिजा को और भी खौफनाक बना दिया था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में आगे चलता रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी और जैसे दरख्तों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी। न जाने आज सफ़र इतना तवील क्यों महसूस हो रहा था, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, मैं चलते चलते शहर की मरकजी सड़क के करीब पहुंच चुका था। अब रास्ता काफ़ी नाहमवार था। मैं जैसे ही एक पगडंडी पर पहुंचा तो दूर से बंदरों और गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने किसी चीज़ को देखा हो। जिस तरह गांव में आधी रात को किसी चोर वगैरह को देखकर कुत्ते भौंकते हैं और उनके भौंकने पर गांव वाले मोहतात हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ सुनकर, जो कि अब मेरे करीब तर होती जा रही थी, मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ कर दी जहां से बंदर और गीदड़ चिल्ला रहे थे। यूं ही मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी तो हैरत और खौफ के मारी मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक दरमियाने कद की औरत थी जो सुर्ख लिबास पहने मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। वो बगैर आंखें झपकाए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथों के नाखून नोकीले थे। अब गीदड़ों और बंदरों की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैं दबे पांव साइड मारता गया और एक दरख्त की ओट लेकर खड़ा हो गया। मेरी हालत काबिले रहम हो गई थी।
ایسی برفیلی سردی میں بھی میرے پورے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور سوچنے لگا کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے۔ میں نے بچپن میں اپنی دادی سے سنا تھا کہ اگر کبھی کسی شیطانی مخلوق سے سامنا ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کو رستہ دے دینا چاہیے، اس طرح وہ شیطانی مخلوق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے فضلو چاچا بھی بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے، کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ خیر میں قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا، جس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ بالآخر وہ خوفناک بدرو میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید اس کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی جو وہ میرے سامنے سے گزر گئی اور تھوڑا آگے چل کر غائب ہو گئی۔ شکر ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گرتے پڑتے اس سحر انگیز ماحول سے باہر نکل آیا۔ اب جنگل میں بالکل خاموشی تھی اور میں بھی مرکزی سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ ایسی برفیلی سردی میں بھی میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور پیاس سے گلا خشک ہو گیا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے میں اپنے مکان تک پہنچ گیا۔ اگلے دن صبح کو دیر سے آنکھ کھلی۔ میرے ذہن میں ابھی تک رات والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ کیوں پارٹنر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ توفیق کے سوال پر میں واپس خیالی دنیا سے حقیقی دنیا میں آیا۔ یار وہ رات کو دراصل کافی دیر ہو گئی تھی، سو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو جگاؤں۔ آپ لوگ دفتر جاؤ، میں تھوڑا لیٹ دفتر جاؤں گا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں بڑی مشکل سے دفتر کے لیے تیار ہوا۔ دراصل رات والے واقعے نے میرے دل و دماغ پر بڑا برا اثر چھوڑا تھا، اس لیے طبیعت کچھ ناساز سی ہو گئی تھی۔ خیر میں تیار ہو کر دفتر کے لیے چل پڑا۔ دفتر میں سب سے پہلے فضلو چاچا نے میرے رویے کی تبدیلی کا نوٹس لیا۔ میں بھی بار بار فضلو چاچا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ کھانے کے وقفے کے دوران فضلو چاچا میرے پاس آئے اور کہا، کیا بات ہے صاحب جی، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں چاچا فضلو کو ایک کونے میں لے گیا اور بڑی ہی رازداری سے اسے کہا، چاچا ایک راز کی بات بتاؤں، لیکن وعدہ کرو کہ راز راز ہی رہے۔ میرا مطلب ہے صاحب جی آپ بے فکر رہو اور سمجھو کہ مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ چاچا فضلو بیچ میں ہی بول پڑے، تو پھر سنو، جانتے ہو کل رات میرا سامنا کس سے ہوا تھا؟ کس سے؟ چاچا فضلو کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ کل رات میرا سامنا اسی چڑیل سے ہوا تھا جس کے متعلق آپ نے مجھے خبردار کیا تھا، اور میں نے ہنسی مذاق میں بات کو ٹال دیا تھا۔ کیا؟ فضلو چاچا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چاچا آہستہ بولیں، کہیں کوئی سن نہ لے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا مذاق بنائے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ فضلو چاچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا، صاحب جی آپ پریشان نہ ہوں، خدا سب ٹھیک کر دے گا، اور ہاں اپنا کام دن کے وقت ہی پورا کر لیا کرو۔ میں شام کو جلدی ہی گھر آ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنے روم میٹس کو اس خوفناک بدروح کا بتاؤں یا نہیں، کہیں وہ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے۔ لیکن پھر سوچا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اپنے دوستوں کو ضرور بتانا چاہیے، اور پھر باتوں ہی باتوں میں میں نے انہیں سارا واقعہ سنا ڈالا، جسے سن کر وہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ ڈر گئے تھے۔ آپ کو تو اللہ نے نئی زندگی دی ہے، آپ کوئی صدقہ خیرات نکالو، اور ہم آپ کو تو پہلے ہی سمجھاتے تھے کہ رات کے وقت اکیلے جنگل سے نہ گزرا کرو، لیکن آپ کو تو جنوں بھوتوں کی باتیں مذاق لگتی تھی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ان کا ڈر کیسا ہوتا ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا تھا، لیکن آئے دن ہمیں اخبارات اور ٹیلی ویژن کی ان خبروں نے خاصا پریشان کر رکھا تھا کہ آج بستی میں پھر کوئی بندہ اس شیطانی مخلوق کا شکار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ ہر کسی کی زبان پر اس خوفناک بدروح کی خبریں تھیں۔ لوگوں نے راتوں میں اس طرف نکلنا بند کر دیا تھا۔ اب تو سرکار بھی اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ ہم لوگ بھی خوف اور ڈر کے ایسے ماحول میں بزدلوں کی طرح جی رہے تھے، لیکن کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ بدرو کا سامنا کر سکے۔ کچھ عرصے بعد میرے گاؤں سے خط آیا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے، لہٰذا میں نے دفتر سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ اگلے دن میرے دوست مجھے ریلوے اسٹیشن راولپنڈی چھوڑنے آئے۔ میں بھی سندھ کی ٹرین میں سوار ہوا۔ سندھ کا موسم کچھ گرم تھا۔ میرا گاؤں اندرون سندھ میں واقع تھا، جہاں ہرے بھرے کھیت، آموں کے باغات، کیلوں کی فصل اور کھجور کے درخت ہمارے گاؤں کی شان تھے۔ میں اپنے والد صاحب کا علاج شہر کے ایک اچھے اسپتال سے کرا رہا تھا۔ میں نے مری میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر
अपनी बीवी और बच्चों से नहीं किया। मैं उनको परेशान देखना नहीं चाहता था। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मरी के जंगलात में घूम रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे चले गए और मैं पीछे रास्ता भटक गया। फिर तो उनको बड़ी आवाज़ें दी, लेकिन बेसूद। मैं भटकता हुआ एक पगडंडी पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत खड़ी है, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैं हैरान रह गया कि इस वक्त वो अकेली औरत यहाँ वीराने में क्यों खड़ी है। मैंने सोचा शायद मेरी तरह रास्ता भटक गई है। मैंने करीब जाकर उसको आवाज़ें दी, लेकिन वो अपनी जगह साकित रही। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आवाज़ दी तो उसने जो मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसका खौफनाक चेहरा देखकर मारे वहशत के मेरी चीख निकल गई और इसी डर और खौफ की कैफियत में मेरी आंख खुल गई और मैं नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरी बीवी भी नींद से बेदार हो गई थी। क्या हुआ? मेरी बीवी बोली। कुछ नहीं, मैंने कहा। कोई बुरा ख्वाब होगा, आप सो जाएं, वो बोली और सो गई। पर मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। अब तो ख्वाब में भी उसी बदरूह का सामना करना पड़ रहा था। अगले दिन को सुबह मेरी मुलाकात शौकत से हुई, जो मेरा बचपन का दोस्त था। मैंने उसे बदरू के बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने मुझे भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो परेशान सा हो गया और मुझे दिलासा देते हुए बोला, तुम परेशान ना हो, हम आज ही गांव के पीर बाबा के पास चलते हैं। तुम्हें याद है कि बचपन में मासी सकीना पर जब किसी जिन का असर हो गया था और डॉक्टरों ने भी उसे जवाब दे दिया था, तब पूरे गांव के सामने पीर बाबा ने किस तरह कलाम इलाही से उसका इलाज करके जिन को भगा दिया था और मासी सकीना बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी। गांव के पीर बाबा बहुत नेक इंसान हैं। वो अब भी गांव के गरीब अफराद की खिदमत करते हैं और अगर किसी पर जिन वगैरह का असर हो जाता है तो पीर बाबा मुफ्त इलाज करते हैं। आओ चलते हैं उनके पास। फिर हम दोनों पीर बाबा के डेरे की तरफ रवाना हो गए। हम लोग बड़े मौदबाना अंदाज में पीर बाबा से मिले। जब उनके पास लोगों का रश कम हुआ तो मैंने बदरू के मुतालिक पूरे वाक़यात बयान किए, जिसे सुनकर वो काफ़ी देर तक खामोश रहे। पीर बाबा आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जो जो वक्त गुजर रहा था, हमारे दिलों की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। आखिरकार पीर बाबा ने अपनी आंखें खोल ली और हमें अपने और करीब बुलाया। हम लोग पीर बाबा के बिल्कुल करीब और दो जानू होकर बैठ गए। माफ़ करना बेटा, मैं मुराकबे में चला गया था, जिसकी वजह से आपको जहमत उठाना पड़ी। कोई बात नहीं पीर बाबा, उम्मीद है आपने मेरे मसले का अच्छा हल सोचा होगा, मैंने कहा। फिर पीर बाबा बोले, बेटा अल्लाह ताला पर भरोसा करो, वो सब ठीक कर देगा। मेरे इल्म के मुताबिक वो शैतानी मखलूक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ़ है, लेकिन आपने अच्छा किया कि छुट्टी लेकर मेरे पास चले आए। जैसा कि आपने बताया कि वो बदरूह बेगुनाह इंसानों का खून बहा रही है और पूरा शहर डर और खौफ की कैफियत में मुब्तला है, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक से डरना चाहिए, उसकी मखलूक से नहीं, क्योंकि सारी मखलूक़ात उसकी मोहताज हैं। हमें अपने सारे मसाइल का हल अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान मजीद में तलाश करने चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम दोनों ने एक ज़बान होकर कहा, जी पीर बाबा, हमें आपकी बात समझ में आ रही है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर एक तावीज़ लिखकर मुझे देते हुए कहा, बेटा ये तावीज़ अपने दाएं बाजू में हर वक्त बांधे रखना। इंशाअल्लाह इस तावीज़ की बरकत से कोई भी शैतानी मखलूक, जिन भूत या चुड़ैल आपके नज़दीक नहीं आ सकती। मैंने वो तावीज़ लेकर अपने पास रखा तो पीर बाबा ने पास पड़े हुए एक संदूकचे में से एक पुराना खंजर निकाला और मुझे देते हुए कहा, ये खंजर भी हर वक्त अपने पास रखना। ये कोई मामूली खंजर नहीं है, ये हमारा आबाई खंजर है। इससे पहले कि वो खौफनाक बदरूह तुम पर कोई वार करे, मैं चाहता हूँ कि उसके वार से पहले तुम इस खंजर से उस पर वार करो और उसको अपने अंजाम तक पहुँचाकर मखलूक खुदा को उसके शर से बचाओ। मैंने वो खंजर पीर बाबा से लेकर वादा किया कि मैं उनकी बताई हुई बातों पर अमल करूँगा और इस खंजर से उस खौफनाक बदरूह को मारकर शहर के लोगों को निजात दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। पीर बाबा मेरा अज़म देखकर बहुत खुश हुए और दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। पीर बाबा की दुआ से मेरी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली आ गई थी। पीर बाबा के दिए हुए तावीज़ और खंजर से मेरे अंदर डर और खौफ वाली कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मेरी छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी और मैंने वापसी का टिकट लिया। 24 घंटे के तवील सफ़र के बाद शाम को हमारी ट्रेन रावलपिंडी के स्टेशन पर पहुंची,
जहां मेरे दोस्त तौफीक और अदनान पहले से ही मुझे रिसीव करने के लिए मौजूद थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए और मुझसे सामान लेकर एक टैक्सी में रखा। पूरे रास्ते वो मुझसे गांव की बातें सुनते रहे और मैं उनसे शहर की। तौफीक और अदनान ने बताया कि शहर के हालात जूं के तूं हैं। वो खौफनाक बदरू खौफ की अलामत बनी हुई है। वो अब तक न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी से खेल चुकी है। दोस्तों, पीर बाबा के तावीज़ और खंजर ने मुझे नया हौसला दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस शहर को उस मनहूस बदरू के साए से भी निजात मिल जाएगी। मेरी बातें सुनकर वो एक दूसरे को तकने लगे। यार वाकई तुम गांव जाकर बदल गए हो। वो रात मैंने सुकून से गुजारी और अगले दिन सुबह को रूटीन के मुताबिक दफ्तर की तैयारी में लग गया। दफ्तर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। फजलू चाचा दिखाई नहीं दे रहे थे। दफ्तर वालों ने बताया कि 4 दिन पहले फजलू ने किसी खौफनाक चीज़ को देखा था और भागते हुए गिर पड़ा, जिससे उसकी एक आंख किसी लकड़ी से टकराकर ज़ाया हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसकी जान बच गई और अब वो शहर के एक अस्पताल में दाखिल है। फजलू चाचा के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी की और सीधा अस्पताल जा पहुंचा, जहां फजलू चाचा दाखिल थे। फजलू चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनकी एक आंख पर पट्टी लगी हुई थी, जबकि दूसरी आंख ठीक थी। चाचा, कैसी तबीयत है अब, और आपकी ये हालत कैसे हुई? वो कराहते हुए बोले। मत पूछो साहब जी, बस अल्लाह पाक ने जान बचा ली, ये भी बड़ी गनीमत है। पर हुआ क्या था, मेरा तजस्सुस और भी बढ़ रहा था। मुझे बेचैन देखकर वो बोले, साहब जी, आपकी छुट्टी के दौरान मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं रात को उसकी दवाई लेकर आ रहा था कि मुझे रास्ते में बहुत देर हो गई। चूँकि हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर है और रात को कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, मैंने जंगल से शॉर्टकट लिया। चलते चलते मुझे एक जगह झाड़ियों में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मैंने डरते डरते जो ही झाड़ियाँ हटाकर देखा तो खौफ के मारे मेरी सांस रुकने लगी। मेरे सामने वही खौफनाक बदरू खड़ी थी जिसका जिक्र आपने किया था। वो अपनी भयानक और कहर आलूद नज़रों से मुझे तक रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जो ही वो मेरी तरफ लपकी तो मैंने भी पाँव पर जोर दिया और एक तरफ को दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया, जहाँ मेरी आंख में एक सूखी लकड़ी लगी और इस तरह मेरी एक आंख ज़ाया हो गई। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता आखिरकार अपने गांव पहुंच गया। साहब जी, आंख तो ज़ाया हो गई, पर खुदा का शुक्र है कि जान बच गई। लेकिन अभी तक मैं उस बदरू के डर के खौफ से बाहर नहीं आया। फजलू चाचा को मैंने दिलासा देते हुए कहा, चाचा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। वो खूनी बदरू बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। रात को मैं अपने रूममेट दोस्तों से उस बदरू के मुतालिक कुछ मशवरे कर रहा था। दोस्तों, अब बहुत हो गया, कब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे? लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मुझे पीर बाबा की बताई हुई बातों पर अमल करना पड़ेगा। मेरे जहन में एक मंसूबा है, इसलिए आप दोनों की मदद चाहिए। तौफीक और अदनान बोले, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोगों की भलाई के लिए जान दे भी सकते हैं। मैंने बीच में बोलते हुए कहा, जान देनी नहीं बल्कि उस बदरूह की जान लेनी है। मैंने कहा, क्या? वो घबरा गए और वो दोनों हैरत से मुझे तकने लगे। हाँ दोस्तों, पीर बाबा ने कहा था कि उस चुड़ैल को वार करने से पहले ख़त्म किया जाए, और जब तक ये खंजर और तावीज़ मेरे पास है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और तुम दोनों की सलामती का ज़ामिन मैं हूँ। आप लोगों को आँच तक नहीं आने दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ चलें और इंसानियत की खातिर हमें उसका मुकाबला करना चाहिए और उस खूनी बदरूह को ख़त्म करके इंसानी जानों के नुकसान से बचाया जाए और अजीम नेकी कमाई जाए। तो क्या आप लोग तैयार हो? हम तैयार हैं। उनका जवाब सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। तो साथियों, मंसूबा यह है कि कल की रात हम जंगल में गुजारेंगे। हम तीनों इकट्ठे होंगे और एक पल के लिए भी जुदा नहीं होंगे। हम जंगल में उसे तलाश करेंगे, और अगर वो हमारे सामने आ गई तो तुम लोग सिर्फ मेरी तरफ देखना। मैं इस खंजर से उस पर वार करके ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। और हाँ, एक अहम बात करता चलूँ, आप लोगों ने डरना नहीं है। मेरे मंसूबे पर उन्होंने हामी भर ली। दूसरे दिन हम लोग दफ्तर गए और शाम को वापस आ गए थे। हम लोग अपने मंसूबे को सरंजाम देने के लिए तैयारी करने लगे। मेरे दोस्तों के पास उनके लाइसेंस वाले पिस्टल भी थे, जो एहतियातन उन्होंने लोड करके अपने साथ रख लिए। मेरे पास पीर बाबा का दिया हुआ तावीज़ और खंजर था।
اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹارچ، ڈنڈے اور آگ جلانے کے لیے لائٹر اور تھوڑا کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ اب ہم لوگ بڑی بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک رات 8 بجے ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی مہم پر نکل پڑے۔ موسم کافی سرد تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہم لوگ شہر سے کافی دور گھنے جنگل میں نکل آئے تھے اور پیدل چلتے چلتے تھک گئے تھے، اس لیے کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم اپنے ساتھ لائے کھانے میں سے کچھ کھانا کھایا اور پانی پی کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یار شکر ہے ہم 3 لوگ ساتھ ہیں، اکیلا آدمی تو اس بھیانک جنگل میں ویسے ہی مر جاتا۔ عدنان کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا، ڈرنے کا نام نہیں لینا، باقی جو مرضی آئے کہو۔ وہ دونوں بھی مسکرانے لگے۔ بادلوں کی وجہ سے رات کافی تاریک تھی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج چکے تھے۔ ویسے تو جنگل میں خاموشی تھی، لیکن کبھی کبھار الو کے چلانے اور گیدڑوں کے مخصوص آواز نکالنے سے پورا جنگل بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن ہم ایک نیک مقصد کے لیے نکلے تھے، سو ڈر ہم سے کوسوں دور تھا۔ دوبارہ ہم اپنے شکار کے لیے جنگل میں ایک ساتھ آ گئے اور آگے ہی آگے چلنے لگے۔ ہم تینوں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھا رہے تھے کہ اچانک دور جھاڑیوں میں جنگلی جانوروں کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ندے بندر زور زور سے چلا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی کو دیکھا ہو۔ دوستو ہوشیار ہو جاؤ، میں نے کہا، اور ہم لوگ بھی اس سمت بڑھنے لگے جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے اپنا اپنا پسٹل ہاتھ میں لے رکھا تھا، جبکہ میں سب سے آگے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ہمارے قدم رک گئے، ہماری تلاش ختم ہو چکی تھی۔ وہ اچانک ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میرے دوست نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر گئے اور میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوستو ڈرو نہیں، آپ لوگ اسے مت دیکھو بلکہ میری طرف دیکھتے رہو۔ پیر بابا کے تعویذ نے واقعی کام کر دکھایا، کیونکہ مجھے بالکل ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس عفریت کی فلک شگاف چیخ نے ہمیں دہلا کر رکھ دیا۔ تم لوگ میرا شکار کرنے نہیں بلکہ میرا شکار ہونے آئے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مجھ پر جھپٹ پڑی اور میرا گلا دبوچ لیا، اور وہ اپنی گرفت سخت سے سخت کرنے لگی۔ پر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا، یوں لگا جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب پیر بابا کے تعویذ اور خنجر کی برکت سے ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ میرے دوستوں پر وار کرتی، میں نے خنجر نکالا اور بڑی تیزی سے خنجر کو اس کے سینے میں پیوست کر ڈالا۔ پھر تو پورا جنگل اس کی غراہٹ اور فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ زمین پر گر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ خنجر محفوظ رہا، جسے اٹھا کر میں نے اپنے پاس رکھا۔ میرے اب دونوں دوست خوف اور حیرت کی کیفیت سے باہر آ چکے تھے۔ ہم لوگ اپنی مہم میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اگلے دن بدروح کے مرنے کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کافی عرصے تک ہم تینوں دوستوں کے چرچے ہوتے رہے۔ اب شہر کی رونق دوبارہ واپس آ چکی تھی اور لوگ راتوں کو بھی گھومتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ پھر کچھ سالوں بعد میرا تبادلہ بھی کراچی میں ہو گیا۔ دوستو یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔